नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर करेंगे ऐसे ही एक मसले पर उनसे बातचीत और जानेंगे उनका नजरिया। दरअसल भारत सरकार ने इधर एक और कानून में बदलाव का फैसला किया है। ये कानून है वक्फ बोर्ड का। ये वो मसला है जो सीधे देश की माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों से जुड़ी हुई है। इस बात को लेकर हिंदुस्तान का जो मुस्लिम तबका है उसके अंदर आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वो चुपचाप है, लेकिन उनके जो तमाम संगठन है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका साफ तौर पर विरोध किया है कि भाई वक्फ बोर्ड के मामले में किसी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो अदालतों में उसको चुनौती देंगे। प्रश्न इसी बात को उठता है कि आखिर भारत सरकार क्यों, या नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करना चाहती है, उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है। क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए कि जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को 2014 के बाद से लगातार सरकार और गैर सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उनके निशाने पर मुस्लिम तबका लगातार बना रहता है, तो क्या उसका हिस्सा है, या फिर वाकई में जो भारत सरकार कह रही है या मोदी सरकार कह रही है कि दरअसल ये उस पूरे कानून को मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बच्चों के लिए बेहतर करने की कोशिश का एक नतीजा है। जाहिर सी बात है, जब भी मुसलमानों से संबंधित या माइनॉरिटी से संबंधित किसी भी कानून पर नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी तरीके की दखलंदाजी करने की कोशिश करेगी, इंटरवीन करने की कोशिश की गई, तो उसको कई आयामों से देखने की जरूरत पड़ती है। और आज ऐसे ही मसले पर हम रूबरू होंगे एक बार फिर से श्रवणगढ़ जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो कोशिश हो रही है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, वक्फ बोर्ड के कानून में जो 1995 में 1954 में बना था, पर 1995 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था और उसके वक्फ बोर्ड के काफी अधिकार फिर से बढ़ा दिए गए थे, परिभाषित किए गए थे। उस समय नरसिंह राव की सरकार थी केंद्र में। कहते थे माइनॉरिटी परस्त है, आरोप लगते थे कांग्रेस की हुकूमत। देखिए क्या हुआ कि ये पूरा मामला ये है कि हम वक्फ बोर्ड की बात तो कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा देश में शिया सुन्नी दोनों तरह के मुसलमानों की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। ये बांग्लादेश की घटना अगर नहीं हुई होती तो हम इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब हुआ क्या है कि ये बांग्लादेश ने पूरे के पूरे ये जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टियों के पूरे एजेंडे को उलट दिया है। मतलब अब आप पाएंगे, या हो सकता है मैं गलत भी हूं पर सही भी हो सकता हूं, कि ये जो माइनॉरिटी बेशिंग के पूरे कार्यक्रम चल रहे थे देश में जगह जगह, खासकर असम में, जो असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगे हुए थे, हो सकता है वो कुछ समय के लिए, जब तक कि बांग्लादेश का मामला सेटल नहीं हो, ठंडा पड़ जाए। मतलब ये पूरा का पूरा जो इशू है वक्फ बोर्ड का, हालांकि वक्फ बोर्ड में के कानून में संशोधन का, वो उसके प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। मैं उसको उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन को लाना चाहते हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, कई चीजें उसमें चाहते हैं। मतलब 40 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट वो कर रहे हैं। उसमें जो आर्बिट्ररीली वक्फ बोर्ड अभी काम करता है वो खत्म हो जाएगा। कई चीजें कि वो मतलब इसमें कई चीजें ये भी है कि वो उन्होंने बहुमत से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया। मतलब एक जो चर्चा में है वो ये भी है कि मुंबई की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है किसी बहुत बड़े उद्योगपति की, जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है, उनका जो मकान बना है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना है, वो अदालत में है और वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो एक ये भी आरोप है कि ये उस चीज को मदद देने के लिए पूरा का पूरा मामला है। पर मैं इसको ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन के लिए या उसको चेंज करने को लेकर 4-5 साल से पूरा मामला चल रहा है। अब वो मुंबई का मामला कितना सही है गलत है हम उसको नहीं मानते।
ये बांग्लादेश ने क्या है जो अभी हमने उस एंगल से चीजों को देखा नहीं है, आगे चल के देखना पड़ेगा। उसकी शुरुआत हो गई है। जो आपने देखा कि जिस तरह से पहली बार इस सरकार ने आगे बढ़कर ऑल पार्टी मीटिंग बांग्लादेश के मामले में बुलाई, वो लगता है कि पूरा का पूरा मामला जो है सरकार अब वो बचाव की मुद्रा में आ गई है, और उसमें ये जो माइनॉरिटी एंगल है ये काफी हावी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो की लड़ाई का या जो चल रहा है, या वो लोग जी। जो कह रहे हैं दूसरी आजादी है, उसमें सबसे बड़ा आरोप ही यह है कि मोदी सरकार या जो केंद्र सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है। जो कल मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि वो हिंदू, और ये जो हसीना की सरकार थी या है थी, उसको उन्होंने कहा था कि ये कठपुतली सरकार थी दिल्ली की। खैर, तो हम पूरे मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें शक लगता है कि ये बांग्लादेश ने इतना पूरे चीजों को ओवर पावर कर लिया है कि ये जो वक्फ बोर्ड के संशोधन का विधेयक है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पर वो क्या इस सत्र में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मुझे थोड़ा सा शक लगता है। पर फिर भी चूंकि आपने एक विषय को छेड़ा है तो अपन उस पर चर्चा करते हैं। जी। इसमें जो मुद्दा है वो ये कि ये वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों की जो संस्था है या बोर्ड है, उसके पास करीबन देश में सेना और रेलवे के बाद नंबर 3 पर है प्रॉपर्टीज के मामले में। मतलब 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टीज इनके पास है, और जिसकी जो नंबर्स में 8.70, मतलब 8,70,000 प्रॉपर्टीज है, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है। ये जब पहली बार खबर आई बाहर कि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हो रहा है, और ये अब नियंत्रण, जिस तरह से ये आर्बिट्ररीली वक्फ बोर्ड काम करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। मतलब एक चीज ये भी आप जान लीजिए कि इसमें बहुसंख्यक समाज के लोगों का भी कब्जा है इसमें, बड़ी प्रॉपर्टीज पर। जो मतलब जो बीजेपी में मुस्लिम लोग हैं और जो वक्फ बोर्ड पर जिनका नियंत्रण है, उन लोगों के हस्तक्षेप के चलते बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर इन लोगों का कब्जा है, और वो अदालतों में है। तो इससे बहुत सारी लोग प्रभावित होने वाले हैं। तब ये जब पहली बार खुलासा हुआ तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है या जो भक्त कम्युनिटी है, वो बहुत दो बातों से बड़ी खुश हुई। एक तो इस बात से, इस जानकारी से कि अरे हमको तो पता ही नहीं था कि ये मुसलमानों के पास या अल्पसंख्यकों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जो जी। देश भर में फैली हुई है। तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। दूसरा वो कि रेलवे और सेना के बाद ही तीसरे नंबर। दूसरा ये कि इस कानून में संशोधन से अब वो पूरी की पूरी जमीन या संपत्तियां अब सरकार के, मतलब मैंडेटरी वेरिफिकेशन के दायरे में आ जाएगी। मतलब वक्फ बोर्ड अब ये नहीं कर सकेगा कि वो कहेगा कि हमारी संपत्ति है, उसको सत्यापन करवाना पड़ेगा, और कई तरह की प्रोसेस, और बोर्ड का जो गठन है वो भी नए सिरे से होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बदलेगा। तो इसमें एक ये है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक जो वहाँ की ज़मीन का मामला बॉम्बे की ज़मीन का है। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं का इसमें बहुत असर होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला देश के 20-22 करोड़ मुसलमानों की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। जी। तीसरा मैंने जो ये कहा कि ये पूरी की पूरी होड़ लगी हुई है मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने में, कि कौन बन सकता है, हेमंता बन सकते हैं कि योगी जी बन सकते हैं। वो उस पर थोड़ा सा अब ये कावड़िया कांड जो चल रहे हैं, उस पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि अब डायरेक्शन बदलेगा केंद्र का, क्योंकि बांग्लादेश के जो नतीजे हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत सारे देशों पर पड़ने वाले हैं। एक जो शेख हसीना को लंदन में तुरंत असाइलम नहीं मिल रहा है, उसका एक कारण भी ये है कि लंदन इस समय जल रहा है। वहाँ जो जिस तरह के वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसका भी एक बड़ा कारण है। खैर, मैंने शुरू में कहा है कि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हो, मैं उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ वो अगर होता है तो होना चाहिए
और देश में मंदिरों के पास, ट्रस्टों के पास जितनी जमीन है, संपत्तियां हैं, उसके बारे में भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। क्या जितने धार्मिक संस्थान हैं देश में, उनके बारे में भी होना चाहिए। तो उससे, जैसे ओवैसी ने बड़ा हमला किया है इसको लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहा है, वो उसको पूरी की पूरी कम्युनिटी पर हमला मानते हैं और उसको बड़े। तो आपने एक जो चीज कही कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये इसको विरोध किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये लोग किसी भी चीज में कभी विरोध कर ही नहीं पाए। इतनी चीजें हो गई, मंदिर का निर्माण हो गया तो कुछ नहीं कर पाए, 3 तलाक कानून हो गया, कुछ नहीं कर पाए। तमाम चीजें सरकार कर रही है और ये लोग केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। इसलिए इन पर या कोई आंदोलन खड़ा होगा, उसमें भी कोई यकीन नहीं है। मुसलमान इस तरह की स्थिति में है नहीं देश में कि वो इस तरह की किसी चीज का विरोध करेगा। तो मैं विरोध के स्तर पर तो इसको नहीं मानता कि इसका विरोध होगा। मैं सरकार के नियत के बारे में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करता हूँ। और दूसरा ये कि इसके कारण जो अलाइज हैं एनडीए के, वो क्या इसको स्वीकार कर पाएंगे। अपन दो चीज इस पर मैं लाना चाहता हूँ। जी जी। अब ये है कि आप इस समय क्यों लेकर आ रहे हैं इस बिल को, ये संशोधन विधेयक को। मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि हमको सरकार की नीयत पर क्यों शक हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि ये कोई आज की चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अगर ये कानून 1954 में बना, 95 में इसका संशोधन हुआ नरसिंह राव जी के जमाने में, तो 30 साल बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब ऐसी अर्जेंसी क्या आ गई? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप 2014 से 2019 तक सरकार में रहे, भरपूर बहुमत के साथ रहे, 2019 से 24 तक भी रहे। आपके पास लोकसभा में भी बहुमत रहा, राज्यसभा में भी बहुमत रहा। आपने बहुमत के दम पर कृषि कानून जिस तरह से पास करवाए संसद में, और जिस तरह से सांसदों का निष्कासन किया, आप चाहते तो ये जो वक्फ का बोर्ड का संशोधन का अगर इतना प्रमुख है, मतलब आप आज इतनी प्राथमिकता पर है कि आप महंगाई को लेकर, बेरोजगार को लेकर और तमाम चीजों को लेकर एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, और आपकी प्रायोरिटी में वक्फ बोर्ड है, तो ये बताता है कि इसके पीछे क्या एजेंडा होना चाहिए, क्यों है। कारण ये कि आप इस समय बहुमत में भी नहीं है। मतलब लोकसभा में आपकी अल्पमत की हुकूमत है, और दूसरा ये कि राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है। तीसरा ये कि आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं। तो इतना सब होने के बावजूद आप क्यों कर रहे हैं? जो हमारे मन में हम मतलब बिल विधेयक के संशोधनों पर शक नहीं कर रहे हैं। हम ये उसकी नियत पर भी नहीं कर रहे हैं, उसके आउटकम पर भी नहीं कर रहे हैं। हम आपकी नियत पर कर रहे हैं कि आपने 2014 से लगा के 2024 तक चुप्पी रखी इस मामले में, और अब जब बहुमत नहीं है और देश तमाम तरह की दिक्कतों से घिरा हुआ है, और वो नागरिक मानते हैं कि आप उनको पहले क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको पहले क्यों एड्रेस कर रहे हैं? जो हमारा शक है, हम पूछना चाहते हैं कि भाई अरे आप बताइए ना कि भाई आप ये जानते हुए कि इसका शिया और सुन्नी दोनों विरोध करेंगे। हालांकि शियाओं के पास बहुत कम जमीनें, कम संपत्तियां सुन्नियों के पास ही है। दूसरा ये जानते हुए कि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है और जो पोलराइजेशन है वो आपके चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो क्या, जैसा तेजस्वी ने कहा कि आप इसको पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोटों के पोलराइजेशन या नागरिकों के पोलराइजेशन। बिहार में चुनाव है, तो बिहार में क्या जेडीयू जो बहुत किसी समय मुसलमानों के का वोट बैंक मानती थी मुसलमानों को, क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? या चिराग पासवान जो कोटे में कोटे का विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो वो क्या, ये जो
आप ला रहे हैं कानून, संशोधन विधेयक ला रहे हैं, क्या इसका समर्थन करेंगे? यूपी जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, बताते हैं 70,000 के करीब है जितनी है, क्या वहां 10 चुनाव है, 10 उपचुनाव है, क्या उसके बाद बावजूद आप ये विधेयक लाना चाहते हैं, जाकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं? तो दिक्कत क्या है कि क्या सरकार क्या चाहती है? मतलब एक इरादा बीजेपी का ये हो सकता है कि विधेयक को लाओ और विपक्ष को एक्सपोज करो कि भाई अगर वो विरोध करते हैं तो ये होगा कि ये अल्पसंख्यक परस्त लोग हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी में लगे हुए हैं। और दूसरा ये कि जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और तमाम पार्टियां क्या इसका समर्थन करेंगी कि नहीं। दूसरा ये कि जो जिस तरह के आपके पुराने प्रयोग रहे हैं कि 3 तलाक, 370, नागरिकता कानून, कॉमन सिविल कोड, या मुजफ्फरनगर का जो पूरा कावड़ कांड है, ये इससे आप पोलराइज नहीं कर पाए, तो आप क्या कर पाएंगे? क्या एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जैसे यूपी का नजूल कानून था, जो बहुत कम, जिसके बारे में बारीकी से चर्चा हुई कि वो विधानसभा में लाया गया, पारित कर दिया गया, विधान परिषद में बीजेपी के ही एक अधिकारी ने उसको प्रवर समिति को भिजवा दिया। अब उसके बारे में जो चर्चाएं आई वो ये आई कि भाई बीजेपी में फूट पड़ गई इसको लेकर, या योगी को नीचा दिख। उसमें जो मूल बात थी वो ये थी कि प्रयागराज में एक बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 50,000 लोग या और ज्यादा की पॉपुलेशन जो है वो नजूल की जमीन पर बसी हुई है, और ये जो नजूल का कानून था वो उसको प्रभावित करता। मुद्दा ये है कि आप जो ये सरकार है पूर्व में भी कई ऐसे प्रयोग कर चुकी है। भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून ये 2015 में लाए थे, और उसके बाद वो राज्यसभा में इसलिए नहीं पारित हुआ था, 2014 में दिसंबर में लाए थे, और 2015 में इसलिए पारित नहीं हुआ राज्यसभा में कि बहुमत नहीं था, वो आज तक पारित नहीं हुआ। और उसके बाद कृषि संबंधी दूसरे कानून पास हो गए। अब अंत में ये है कि जो हमने जो जिस बात से शुरू किया था वो ये है कि ये कानून जो वक्फ बोर्ड का है, नियत अच्छे होते हुए भी, इसके एक्ट की नियत अच्छी होते हुए भी सरकार की नियत पर जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो क्या देश की जनता और देश के नागरिक और पॉलिटिकल पार्टीज और देश के मुसलमान, कहा गया है कि यानी इसके पीछे कहा यह गया है कि मुसलमानों की मांग पर इसको संशोधित किया जा रहा है, क्या इसको स्वीकार करेंगे? और क्या जिस तरह की वर्तमान में ये बांग्लादेश के बाद जो स्थितियां बन रही हैं देश में और दुनिया भर में बन रही है, जिस तरह का, और जो बांग्लादेश में जो जिस तरह के कट्टरवादी तबका हावी हो रहा है, और वहाँ जो रहने वाले जो हिंदू हैं उन पर संकट छाया हुआ है, जो भारतीय नागरिक वहाँ हैं उन पर संकट छाया हुआ है, और एक नया जो हमारे बगल में जो देश था जो इसकी भेंट चढ़ रहा है कम्युनलिज्म की, क्या ऐसी स्थिति में ये एक अच्छा कानून जिसकी मंशा अच्छी है, क्या उसको इस वक्त लाना, उसको पेश करना, क्या बुद्धिमानी का काम होगा कि नहीं होगा? और होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, मतलब देश पे, उसकी मुसलमानों पर, क्योंकि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब बांग्लादेश से तो कई गुना ज्यादा है, 20 करोड़ मुसलमान है, दुनिया का शायद दूसरा तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश है। तो क्या ये एक ऐसा कानून जिसका विरोध शुरू हो गया है, मतलब ओवैसी ने जिस तरह से बातें की है और मुसलमान संगठनों ने जिस तरह से उसको विरोध करना शुरू किया है, सरकार को इसकी हड़बड़ी क्या थी? क्या ये सही समय है इस तरह की चीजों को लाने का? और क्या सरकार की इसमें तारीफ होगी कि आलोचना होगी? तो सरकार अपने आप को क्यों इस तरह की चीजों से जो प्रायोरिटी में नहीं है कटघरे में खड़े करवाना चाहती है? बस आज की चर्चा में हम इतना ही कहना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।